भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है किस पर आधारित है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के लिए राइट आंसर है शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर। महमूद गजनी के साथ रहने वाले प्रमुख विद्वान कौन थे? महमूद गजनी के साथ रहने वाले प्रमुख विद्वान, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा अल बरूनी। महमूद गजनी के साथ रहने वाले प्रमुख विद्वान थे। ऑप्शन नंबर डी, अल बरूनी महमूद गजनी के साथ रहने वाले प्रमुख विद्वान थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के ब्रिटिश वायसराय कौन थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के ब्रिटिश राय, याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। पहला विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था? सबसे पहला विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहला विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में आरंभ हुआ था। सबसे पहला विश्व युद्ध 1914 ईस्वी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1914 ईस्वी राइट आंसर है। बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? बुद्ध का जन्म, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कहां पर हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बुद्ध का जन्म आपका हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर ए, लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, लुम्बिनी राइट आंसर हो जाएगा, लुम्बिनी। अलेक्जेंडर ने भारतवर्ष पर आक्रमण कब किया था? अलेक्जेंडर ने भारतवर्ष पर आक्रमण कब किया था? तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर ने 326 ईसा पूर्व में भारतवर्ष पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर डी, 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया था। सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया? सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में इनमें से किसको उल्लेखित किया है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को उल्लेखित किया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन के निर्णय को कब समाप्त किया, वापस लिया? ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन के निर्णय को कब वापस ले लिया था? तो बंगाल विभाजन का निर्णय 1911 ईस्वी में वापस लिया था। ऑप्शन नंबर डी, 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन का निर्णय वापस लिया था। अगला क्वेश्चन देखो, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत आजाद हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आचार्य कृपलानी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत आजाद हुआ। ऑप्शन नंबर सी, आचार्य कृपलानी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत आजाद हुआ, राइट आंसर हो जाएगा। भारत की आजादी के समय अंतिम क्षण में कुछ संस्थानी राज्यों ने भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी भी संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। कौन सा बेमेल है? दोनों में से किसी भी संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो हैदराबाद ने इनकार कर दिया था भारत और पाकिस्तान दोनों में से शामिल होने से। ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। निम्न में से किस विदेशी यात्री ने भारतीयों को गर्म स्वभाव का परंतु ईमानदार कहा था? किसने भारतीयों को गर्म स्वभाव का परंतु ईमानदार कहा था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा निकिटिन। ऑप्शन नंबर डी, निकिटिन एक विदेशी यात्री था जिसने भारतीयों को गर्म स्वभाव का परंतु ईमानदार कहा था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सबसे पहले किस गवर्नर जनरल ने दिया था? सबसे पहले किस गवर्नर जनरल ने दिया था? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग ने दिया था सबसे पहले। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग राइट आंसर है प्रश्न के लिए। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं। और हमने देखिए हर एग्जाम में जीके और जीएस आता है, साइंस आती है, जीके आता है हर एग्जाम में। आपके लिए हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार किए हैं। कितने? एक नहीं, दो नहीं, 10,000 क्वेश्चन। और ये 10,000 क्वेश्चन आपको 300 रुपए की पीडीएफ पड़ेगी। पीडीएफ बना ली गई है, सभी को पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से सब लोग व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दी जाएगी।
300 रुपए की पीडीएफ है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। जो हमारे चैनल पर शुरू से जुड़ा है उसके लिए भी, और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 10,000 क्वेश्चन रट लोगे ना तो जीके जीएस महा स्ट्रांग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हो नीचे दिए गए नंबर पर। जरूर ले लेना, पढ़ने वाले बच्चे आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ये क्वेश्चन। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? कौन था? गांधी जी ने किसको दांडी मार्च के समय अपने साबरमती के आश्रम में ठहराया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका वेब मिलर, ऑप्शन नंबर डी। वेब मिलर को गांधी जी ने दांडी मार्च के समय अपने साबरमती वाले आश्रम में ठहराया था। अगला क्वेश्चन देखो, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी ने, ऑप्शन नंबर बी। बाल गंगाधर तिलक जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित वायसरायों में से किसने आईपीसी और सीपीसी मतलब इंडियन पिनल कोड और सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए? आईपीसी, सीपीसी किसने पारित किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन के लिए? कई लोगों को नहीं पता होगा, इसका आंसर है आपका लॉर्ड कैनिन। आईपीसी धारा जो चलती है अभी भी हमारे यहाँ, और सीपीसी लॉर्ड कैनिन के समय की दी गई है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, लॉर्ड कैनिन के समय की यह दी गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वह विदेशी लेखक जिसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन किया कौन था? विदेशी लेखक जिसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से बताया है, वर्णन किया है, कौन था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह विदेशी नागरिक था आपका नुनिज। याद रखना, नुनिज एक विदेशी नागरिक था जिसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर डी नुनिज यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए, नुनिज। अगला क्वेश्चन देखो, 1940 में संचालित व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही कौन था? 1940 में जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ, सबसे पहले सत्याग्रही, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका विनोबा भावे जी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर है। विनोबा भावे जी सबसे पहले सत्याग्रही थे। ऑप्शन नंबर डी विनोबा भावे जी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? देव समाज का संस्थापक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, कौन था देव समाज का संस्थापक? राइट आंसर क्या हो जाएगा? देव समाज के संस्थापक थे आपके शिवनारायण अग्निहोत्री जी। ऑप्शन नंबर डी शिवनारायण अग्निहोत्री जी देव समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, किसने कहा था भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करनी है? भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर पूरे बल से जो है विश्व पर विजय प्राप्त करनी है, किसके द्वारा ये कहा गया था बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बहुत फेमस हमारे सबके प्यारे स्वामी विवेकानंद जी का वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद जी ने यह कहा था कि भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर से अपने बल पर पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करनी है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में अपनी कंपनी स्थापित करने के लिए ब्रिटिश को किसने अनुमति दी थी? अंग्रेजों को किसने अनुमति दी थी कि भारत पर आइए और अपनी कंपनी स्थापित कीजिए? यहां पर जो राजाओं के नाम दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका है जहांगीर के द्वारा अनुमति दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, जहांगीर ने अनुमति दी थी कि भारत आइए, भारत में आ चुके थे वो, और अपनी कंपनी स्थापित कीजिए, जहांगीर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का आखिरी शासक कौन था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुंग वंश का आखिरी शासक कौन था? तो शुंग वंश का आखिरी शासक, राइट आंसर है आपका वाशिष्ठीपुत्र पुलुमावी। ऑप्शन नंबर सी, वाशिष्ठीपुत्र पुलुमावी शुंग वंश का आखिरी शासक था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, वाशिष्ठीपुत्र पुलुमावी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट की संज्ञा दी गई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट की संज्ञा दी गई है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय सम्राट की जो संज्ञा दी गई है, ये दी गई है अकबर को। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी। याद रखिएगा, अकबर को जो है
राष्ट्रीय सम्राट की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन नंबर आपका बी अकबर, राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पूछा गया है वेवल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? वेवल योजना थी, उसकी असफलता का मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेवल योजना असफल हुई थी, इसका मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर क्या है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन पढ़ने में तो आपको समय लग जाएगा, मैं आंसर बता देता हूं आपको। आंसर है आपका कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति नहीं हो पाई थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य सहमति बिल्कुल नहीं हो पाई थी, यही जो है वेवल योजना की असफलता का कारण था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में सहमति ना हो पाना। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के अंत में किस स्वाधीनता सेनानी के द्वारा किया गया था? स्वराज, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक जी ने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बाल गंगाधर तिलक जी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न में पूछा गया कि चीनी यात्री हेनसांग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? हेनसांग किसके शासनकाल में भारत के दौरे पर आया था? राइट आंसर क्या है? हेनसांग किसके शासनकाल में भारत के दौरे पर आया था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के समय। ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के समय हेनसांग भारत आया था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, पूछा गया है कि हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग की सभ्यता मानी जाती है? हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता को माना जाता है आपकी किस युग की सभ्यता? राइट आंसर है कांस्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए, कांस्ययुगीन सभ्यता राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया आपसे, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कोई एक सही है। कौन से मंदिरों को किस राजाओं ने बनवाया है? कोई एक सुमेलित है, बाकी सभी गलत हैं। आपको बताना है कौन सा सुमेलित है। यहां पर आपको जो दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, सही वाला मैं बता देता हूं, आप पढ़ लो। सही वाला है आपका खजुराहो के मंदिरों को चंदेलों ने बनवाया था। खजुराहो के मंदिरों को चंदेलों ने बनवाया था। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, खजुराहो के मंदिरों को चंदेलों ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी सुमेलित है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि गृह शासन आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? गृह शासन आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? गृह शासन आंदोलन किसके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा, ये चालू किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर आपका ए, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा गृह शासन आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन नंबर ए देने वाले बिल्कुल राइट आंसर है, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? बताइए, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? जो सन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा आपका, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है, 1908 ईस्वी में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन नंबर ए, 1908 ईस्वी में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपसे कि बिहार में रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था? बिहार में रोहतास का किला, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बताइए, रोहतास के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था बिहार में? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिहार में रोहतास के किले का निर्माण कराया था शेर शाह ने। ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह के द्वारा बिहार में रोहतास के किले का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर शेर शाह राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि लोकनायक की उपाधि किसे मिली है? बताइए, लोकनायक की उपाधि इनमें से किसको मिली है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, लोकनायक की उपाधि किसे मिली है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर जेपी नारायण या जयप्रकाश नारायण पूरा नाम है, इनको लोकनायक की उपाधि मिली है। ऑप्शन नंबर ए, जेपी नारायण या जयप्रकाश नारायण राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इनको लोकनायक की उपाधि मिली है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि दिल्ली में लौह स्तंभ कौन लाया था? दिल्ली में लौह स्तंभ कौन लाया था? बताइए, दिल्ली में लौह स्तंभ कौन लाया था, राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में इनमें से कौन लौह स्तंभ लाया था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या है?
तो दिल्ली में लोह स्तंभ लाया था इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर डी। इल्तुतमिश दिल्ली में लोह स्तंभ लाया था, ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में लोह स्तंभ इल्तुतमिश लाया था। अगला क्वेश्चन देखो, नयनार, नयनार किससे संबंधित है? कौन से संप्रदाय से संबंधित है नयनार, बताइए। नयनार का संबंध किस संप्रदाय से है? राइट आंसर क्या है? तो नयनार का संबंध है आपके शैव संप्रदाय से, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, नयनार का संबंध है शैव संप्रदाय से, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, शैव संप्रदाय। नयनार के लिए राइट आंसर है शैव संप्रदाय। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है क्या, उस सूफी संत का नाम बताइए जो मुगल शहंशाह अकबर से संबंधित है। उस सूफी संत का नाम बताइए जो मुगल शहंशाह अकबर से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सूफी संत मुगल शहंशाह अकबर से संबंधित है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर है आपका अब्दुस समद, ऑप्शन नंबर सी। अब्दुस समद एक सूफी संत थे जो कि अकबर से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर सी। अब्दुस समद अकबर से संबंधित सूफी संत थे, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने करी थी? दीवान ए खैरात नामक अलग विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा दीवान ए खैरात के लिए? दीवान ए खैरात के लिए राइट आंसर है आपका फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात नामक अलग विभाग की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर सी। फिरोज शाह तुगलक राइट आंसर है दीवान ए खैरात के लिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, देखिए पूछा गया कि राष्ट्रकूट वंश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? राष्ट्रकूट वंश को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट वंश को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? राइट आंसर क्या है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा तेलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश को उखाड़ फेंका था। तेलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश को उखाड़ फेंका था, ऑप्शन नंबर डी। तेलप द्वितीय यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया आपसे कि किसके शासनकाल में प्रथम सोने के सिक्के जारी हुए थे? सबसे पहले सोने के सिक्के किसके शासनकाल में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी हुए थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले सोने के सिक्के किसके शासनकाल में जारी हुए थे? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा कुषाण काल में, ऑप्शन नंबर बी। कुषाण काल में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी हुए थे, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कुषाण काल में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी हुए थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, चार मीनार को किस शासक ने बनवाया था? बताओ, प्रसिद्ध चार मीनार को किस शासक ने बनवाया था? यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं, इनमें से किस शासक ने चार मीनार को बनवाया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका ओली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर सी। ओली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। ओली कुतुब शाह यहां पर राइट आंसर है, ओली कुतुब शाह। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पूछा गया है बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? बीबी का मकबरा इनमें से किसकी कब्र है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीबी का मकबरा किसकी कब्र है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा रबिया दुर्रानी की, ऑप्शन नंबर डी। रबिया दुर्रानी की कब्र है बीबी का मकबरा, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी। रबिया दुर्रानी की कब्र है बीबी का मकबरा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया आपसे अजंता की गुफाओं में बनी मूर्तियां क्या दर्शाती हैं? अजंता की गुफाओं में बनी मूर्तियां क्या दर्शाती हैं, बताइए। ये राइट आंसर क्या है? अजंता की गुफाओं में बनी मूर्तियां क्या दर्शाती हैं? यहां पर आपको जो आंसर दिया गया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भगवान बुद्ध व उनका जीवन व्रत। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। भगवान बुद्ध व उनका जीवन व्रत दर्शाती हैं अजंता गुफाओं में बनी मूर्तियां, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? गुरु अर्जुन देव जी इनमें से किसके समकालीन थे? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या है? गुरु अर्जुन देव जी किसके समकालीन थे? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, गुरु अर्जुन देव जी, राइट आंसर हो जाएगा अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे, ऑप्शन नंबर आपका डी। अकबर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव जी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर,
पूछा गया चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया? पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को हराया? राइट आंसर है नर्मदा। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर है सी, नर्मदा नदी के किनारे चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया। ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है कि सम्राट अकबर द्वारा किसको शीरीन कलम की उपाधि प्रदान की गई? शीरीन कलम की उपाधि सम्राट अकबर के द्वारा किसको प्रदान की गई? शीरीन कलम की उपाधि। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है अब्दुस समद। शीरीन कलम की उपाधि अब्दुस समद को प्रदान की गई। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी, अब्दुस समद राइट आंसर हो जाएगा। शीरीन कलम की उपाधि प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी को फांसी की सजा दी गई थी? किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी को फांसी की सजा दी गई थी? राइट आंसर क्या है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके समय? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, औरंगजेब के समय मराठा प्रमुख संभाजी को फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, औरंगजेब के समय। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? कौन सा राजपूत वंश था जिसने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? राइट आंसर क्या है? अकबर के सामने समर्पण नहीं किया, कौन सा राजपूत वंश था? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका सिसोदिया वंश। ऑप्शन नंबर ए, सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया, राजपूत वंश था सिसोदिया वंश। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, दिल्ली का सबसे पहला तुगलक सुल्तान था आपका गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था। ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सिंधु सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? सिंधु सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? राइट आंसर क्या है? किस देवता की आकृति चित्रित थी? ऑप्शन नंबर ए, भगवान शिव की आकृति चित्रित थी सिंधु सभ्यता के लोगों की मुद्रा में। ऑप्शन नंबर ए, भगवान शिव की आकृति चित्रित थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे, कन्नौज के हर्ष के समय में निम्नलिखित में से कौन बंगाल का समकालीन राजा था? जब कन्नौज में हर्ष था, राजा हर्ष थे, उस समय बंगाल में कौन से राजा थे? जब कन्नौज में राजा हर्ष थे तब बंगाल में कौन से राजा थे? राइट आंसर क्या है? तो राजा थे आपके, राइट आंसर है शशांक। ऑप्शन नंबर ए, उस समय शशांक राजा थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर शशांक राइट आंसर हो जाएगा। कन्नौज में राजा हर्ष थे और बंगाल में राजा शशांक। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बताइए, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है? तो स्वराज पार्टी की स्थापना राइट आंसर हो जाएगा 1923 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी 1923 राइट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी के लिए। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर ऑप्शन नंबर डी 1923 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है आपसे, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया? किसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था? बताइए, किसके द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, इल्तुतमिश राइट आंसर है। इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, इल्तुतमिश राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है इसमें आपसे अगले प्रश्न में, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? बताइए,
गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन राजवंश का शासक था। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर डी, सातवाहन राजवंश का शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया इसमें आपसे, द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी? द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी बताइए? द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी? राइट आंसर क्या है? द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी? द्वार समुद्र आपकी राजधानी थी होयसलों की। ऑप्शन नंबर डी, द्वार समुद्र होयसलों की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर होयसलों की राजधानी थी द्वार समुद्र। राइट आंसर हो जाएगा होयसलों की। अगला क्वेश्चन देखो, 1907 ईस्वी में, 1907 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में नरमपंथियों व गर्मपंथियों के बीच मुख्य विवाद किस बात पर था? किस बात पर लड़ रहे थे गर्म दल और नरम दल के नेता? बताइए किस बात पर लड़ रहे थे गर्म दल और नरम दल के नेता? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है गर्म दल और नरम दल के नेता लड़ रहे थे स्वराज पर। ऑप्शन नंबर डी, स्वराज पर लड़ रहे थे गर्म दल और नरम दल के नेता। ऑप्शन नंबर डी यहां पर स्वराज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया इसमें आपसे, 1930 ईस्वी का संबंध इनमें से किससे है? 1930 ईस्वी का संबंध, यहां पर आपको जो ऑप्शन देगा इनमें से किससे 1930 ईस्वी का संबंध? बताइए राइट आंसर क्या है? 1930 ईस्वी का संबंध किससे है? राइट आंसर है आपका डांडी कूच से। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, डांडी कूच से 1930 ईस्वी का संबंध है। डांडी कूच या डांडी यात्रा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है डांडी कूच या डांडी यात्रा। अगला प्रश्न देखिए, पूछिए क्या पूछा गया क्वेश्चन में, बताइए चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन शामिल थे? चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ दो और लोग थे, दो मुख्य लोग थे। कौन कौन थे वो बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह में दो और मुख्य लोग थे महात्मा गांधी जी के साथ, कौन थे? राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है आपका राजेंद्र प्रसाद जी और अनुग्रह नारायण सिंह जी। दो लोग और थे, राजेंद्र प्रसाद जी और अनुग्रह नारायण सिंह जी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये महात्मा गांधी जी के साथ थे चंपारण सत्याग्रह में, राजेंद्र प्रसाद जी और अनुग्रह नारायण सिंह जी। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया लाला लाजपत राय ने किस भाषा में नहीं लिखा? लाला लाजपत राय जी ने इनमें से किस भाषा में नहीं लिखा? बताइए लाला लाजपत राय जी ने, यहां पर आपको जो भाषाएं दी गई हैं इनमें से किस में नहीं लिखा? तो लाला लाजपत राय जी ने अंग्रेजी में लिखा है, पंजाबी में लिखा है, उर्दू में लिखा है, हिंदी में नहीं लिखा। लाला लाजपत राय जी ने हिंदी को छोड़कर सभी भाषाओं में लिखा है, अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू। हिंदी में लाला लाजपत राय जी ने कुछ भी नहीं लिखा। ऑप्शन नंबर बी, हिंदी में लाला लाजपत राय जी ने कुछ भी नहीं लिखा है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। हिंदी में तो हर कोई लिखेगा, लाला लाजपत राय जी ने हिंदी में नहीं लिखा। अगला क्वेश्चन है, विलय नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? विलय नीति या फूट डालो शासन करो की नीति के तहत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? तीन राज्य बताइए कौन कौन से थे इनमें से जो कब्जे में किए गए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फूट डालो शासन करो की नीति के तहत तीन राज्य जो कब्जे में किए गए थे, झांसी, नागपुर और सतारा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। झांसी, नागपुर और सतारा को कब्जे में किया गया था फूट डालो शासन करो की नीति के तहत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। झांसी, नागपुर और सतारा को कब्जे में लिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया इसमें आपसे अगले क्वेश्चन में, अल्बुकर्क ने गोवा को किससे छीना था? अल्बुकर्क ने गोवा को इनमें से किससे छीना था? बताओ अल्बुकर्क ने गोवा को किससे छीना था? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका बीजापुर के सुल्तान से छीना था, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से छीना था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, बीजापुर का सुल्तान। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पूछा गया अनुशीलन समिति से कौन संबंधित थे? अनुशीलन समिति से कौन संबंधित थे? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा अनुशीलन समिति के लिए? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई भी नहीं थे। ना वीर सावरकर जी थे, ना भगत सिंह जी थे और ना चंद्रशेखर आजाद जी थे। इनमें से कोई भी अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं था।
तीनों लोग अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं थे। याद रखना, इनमें से कोई भी अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। पूछा गया है औरंगजेब के शासन के दौरान किसने बुंदेलों का नेतृत्व किया। औरंगजेब के शासन के दौरान बुंदेलों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, बताइए। तो जब औरंगजेब का शासनकाल था, बुंदेलों का नेतृत्व किया था जुझार सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी, जुझार सिंह ने बुंदेलों का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, जुझार सिंह राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है अगले प्रश्न में। इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा कहां से स्टार्ट थी, राइट आंसर क्या हो जाएगा। कहां तक फैली है हड़प्पा सभ्यता, पूर्वी सीमा कहां से स्टार्ट थी हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा की बात हो रही है और राइट आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर। ऑप्शन नंबर आपका सी, आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा थी। ऑप्शन नंबर सी आलमगीरपुर यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूछा गया अगले प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन आईएनए से संबंधित नहीं थे। आईएनए से कौन संबंधित नहीं थे। थोड़ा टफ क्वेश्चन है तो मैं सीधे आंसर बता दे रहा हूं। आईएनए से आरसी दत्त संबंधित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी, आरसी दत्त आईएनए से संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। भारत में सबसे पहला समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था। सबसे पहला समाचार पत्र भारत में शुरू किया था, राइट आंसर हो जाएगा जेम्स ऑगस्ट हिक्की या जेम्स हिक्के। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहला समाचार पत्र जेम्स हिक्की या जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा स्क्रीन पर। पूछा गया आपसे किस मुगल सम्राट ने 2 बार शासन किया। किस मुगल सम्राट ने 2 बार शासन किया। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर क्या है। 2 बार शासन करने वाला मुगल सम्राट कौन था, राइट आंसर है आपका हुमायूं। ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं ने 2 बार शासन किया। ऑप्शन नंबर बी हुमायूं मुगल सम्राट था जिसने 2 बार शासन किया। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया आपसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहां व्यतीत किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना आखिरी समय कहां पर व्यतीत किया, राइट आंसर क्या है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना आखिरी समय व्यतीत किया था श्रवणबेलगोला में। ऑप्शन नंबर ए, श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना आखिरी समय अंतिम समय व्यतीत किया। ऑप्शन नंबर ए यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य के लिए राइट आंसर हो जाएगा श्रवणबेलगोला। अगला क्वेश्चन, महानवमी या नवरात्रि उत्सव किसके साम्राज्य में बहुत उत्साह से मनाया जाता था। महानवमी या नवरात्रि किसके साम्राज्य में बहुत उत्साह से मनाया जाता था, राइट आंसर क्या हो जाएगा। महानवमी या नवरात्रि, राइट आंसर है विजयनगर साम्राज्य। ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर साम्राज्य के समय महानवमी या नवरात्रि को उत्साह से मनाया जाता था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर विजयनगर साम्राज्य, राइट आंसर है विजयनगर साम्राज्य। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पूर्व वैदिक काल का विस्तार लगभग कब से कब तक माना जाता है। पूर्व वैदिक काल का विस्तार कब से कब तक माना जाता है। पूर्व वैदिक काल, राइट आंसर क्या है पूर्व वैदिक काल के लिए। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, पूर्व वैदिक काल का जो विस्तार माना जाता है आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व पूर्व वैदिक काल का विस्तार माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। चौसा की लड़ाई या चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, राइट आंसर क्या है। चौसा की लड़ाई या चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा 1539। ऑप्शन नंबर ए, 1539 में चौसा की लड़ाई लड़ी गई। ऑप्शन नंबर यहां पर ए 1539 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा चौसा की लड़ाई के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था। अपने आप को दूसरा सिकंदर कौन कहता था, बताइए। अपने आप को दूसरा सिकंदर इनमें से कौन कहता था, राइट आंसर क्या हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए,
अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी। शिखर इनमें से कौन सा है? यहां पर आपको जो दिए गए हैं ऑप्शंस, इसमें से सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ऑप्शन के अनुसार यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका K2, ऑप्शन नंबर डी। ये भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है? तो यहां पर आपको कुछ लोक नृत्य दिए गए हैं, इनमें से आपका जो घूमर है, ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, ये राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है घूमर, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राज्य का ये लोक नृत्य है, बहुत ही फेमस। इंद्रावती राष्ट्रीय बाघ परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय बाघ परियोजना ये आपकी पड़ती है, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए छत्तीसगढ़ राज्य में, ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, छत्तीसगढ़ राज्य यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। यूरोप के आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज, ये किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं? तो आल्प्स पर्वत, रॉकीज पर्वत और एंडीज पर्वत ये सभी वलित पर्वत के उदाहरण हैं, और हमारा हिमालय भी नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। ये सभी पर्वत वलित पर्वत के उदाहरण हैं, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो स्टील सिटी राउरकेला यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये बसा हुआ है ब्रह्माणी नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, ब्रह्माणी नदी के किनारे राउरकेला बसा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नांकित में से कौन सा बांध सबसे लंबा बांध है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सबसे लंबा बांध आपको बताना है, भाखड़ा नांगल, नागार्जुन और हीराकुंड तुंगभद्रा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से आपका सही आंसर है हीराकुंड बांध, सबसे लंबा बांध है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। निम्नांकित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी पहाड़ियों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नांकित में से किस देश से होकर यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियां गुजरती हैं? बताइए, यूफ्रेट्स और टिग्रिस ये दोनों नदियां किस देश से होकर गुजरती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इराक से होकर गुजरती हैं, ऑप्शन नंबर डी देखिए, इराक से होकर ये दोनों नदियां गुजरती हैं, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गरजने वाला चालीसा इनमें से क्या है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं रोरिंग फोर्ट्स या फोर्टिस कहा जाता है, तो रोरिंग फोर्ट्स या गरजने वाला चालीसा राइट आंसर हो जाएगा। पछुआ पवनों को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, पछुआ पवनों को गरजने वाला चालीसा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो अरब सागर में स्थित जो भारतीय द्वीप हैं उनमें से सर्वाधिक जो विशेषता है वो है ये सभी प्रवाल उद्गम वाले द्वीप हैं, सभी जो द्वीप हैं ये प्रवाल उद्गम वाले द्वीप हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्रवाल उद्गम वाले द्वीप प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से भारत के सदर दक्षिणतम या सुदूर दक्षिणतम भौगोलिक इकाई कौन सी? बताइए, दक्षिणतम पूछा गया है, तो सुदूर दक्षिणतम जो इकाई है, भौगोलिक इकाई है, वो है आपका, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं निकोबार द्वीप समूह पहुंच जाइए, ये सबसे दक्षिणतम आपका हो जाएगा भौगोलिक इकाई के हिसाब से निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से निकोबार द्वीप समूह सुदूर दक्षिणतम पे पड़ेगा। पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो पेट्रोलियम है ये आपका अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन नंबर बी अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है? सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा है? तो सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह यहां पर ऑप्शन के अनुसार शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य इनमें से कौन कौन से हैं जो आपको ऑप्शन में दिए गए हैं? तो यहां पर जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनमें से आप देखेंगे तो गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान ये जो है पाकिस्तान से लगते हैं। बाकी सभी राज्यों में आपको दो में दिया है हिमाचल प्रदेश, तो वो टच नहीं होता, और एक में हरियाणा दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बैठ जाएगा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब एवं राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सा
जो है नगदी फसल है। बताइए निम्नलिखित में से नगदी फसल कौन सी कहलाएगी? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मूंगफली, गेहूं, चावल और चना, इनमें से मूंगफली जो है ये आपकी नगदी फसल है। ऑप्शन नंबर ए, मूंगफली जो है ये नगदी फसल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कॉफी के किस भाग का प्रयोग पीने में किया जाता है? कॉफी जो पीते हैं तो कॉफी किससे बनाई जाती है? तो कॉफी जो है ये बीज से बनती है, बीज। ऑप्शन नंबर बी, कॉफी के बीज होते हैं उससे कॉफी बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, बीज से बनती है कॉफी, राइट आंसर है। मानस वन्य जीव उद्यान, जीवन उद्यान या वन जीव उद्यान कहां पर है? तो मानस वन्य जीव उद्यान या वन जीवन उद्यान असम राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए पढ़ लीजिए, असम राज्य यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, असम राज्य। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप की राजधानी बताइए इनमें से क्या है? लक्षद्वीप की जो राजधानी है क्या है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो लक्षद्वीप की राजधानी आपकी कवरत्ती। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप की राजधानी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान को कौन सी सीमा रेखा अलग करती है? बताइए भारत और पाकिस्तान को कौन सी सीमा रेखा अलग करती है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर है आपका रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर ए, ये भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है। ऑप्शन आपके जो नीचे दिए गए हैं इनमें से एक सही आंसर है। भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? यहां पर आपको जो राज्य दिए गए हैं उनमें से सबसे बड़ा राज्य आपको बताना है क्षेत्रफल के अनुसार। तो यहां पर आपको जो ऑप्शंस में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान जो है राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धुआंधार जलप्रपात कहां पर अवस्थित है, आपको बताना है धुआंधार जलप्रपात इनमें से कहां पर अवस्थित है। जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो धुआंधार जलप्रपात आपको जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा, ये है आपका मध्य प्रदेश में और ये है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश यहां पर राइट आंसर हो जाएगा धुआंधार जलप्रपात के लिए। यूरोप तथा अफ्रीका के बीच कौन सा महासागर है? यूरोप और अफ्रीका के बीच में कौन सा महासागर है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं प्रशांत, हिंद, अटलांटिक या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो आपको महासागर दिए गए हैं इनमें से कोई भी, यूरोप और अफ्रीका के बीच कोई भी महासागर नहीं है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो जब इनमें से ऑप्शन सही नहीं है तो कौन सा सागर है? तो याद रखना भूमध्य सागर है। यूरोप और अफ्रीका को भूमध्य सागर अलग करता है, भूमध्य सागर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से चूज करना है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी यहां पर विशाखापट्टनम बंदरगाह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है? बताइए भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से भारत जो सबसे बड़ा बांध माना जाता है ये माना जाता है आपका हीराकुंड बांध को। ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड बांध को विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। लेकिन आपने ऑप्शन तो पढ़ लिया, ऑप्शन के अनुसार आपने हीराकुंड बांध माना जाता है इसलिए लिखा है क्योंकि चीन ने द थ्री गॉर्जियस डैम जो बनाया है अभी फिलहाल दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने पढ़ा दिया, लेकिन याद रखना थ्री गॉर्जियस डैम जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध है, याद रखना। और ये कहां पर है? तो ये चीन में है, ठीक है, याद रहेगा। सबसे बड़ा बांध कौन सा है? और भारत का है तो हीराकुंड, और यदि पूरे आपको विश्व का पूछा जाएगा तो थ्री गॉर्जियस डैम, याद रखना। ऑप्शन नंबर यहां पर ऑप्शन के अनुसार बी सही है, लेकिन थ्री गॉर्जियस डैम सबसे बड़ा बांध है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का निम्नांकित में से कौन सा राज्य बॉक्साइड का उत्पादन जो है उत्पादक राज्य है? बॉक्साइड इनमें से कहां पर होता है? तो बॉक्साइड आपके मुख्य तौर पर बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों जगह होता है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी जगह जो है आपका बॉक्साइड मुख्य रूप से उत्पादित किया जाता है। भारत का निम्नांकित में से कौन सा राज्य अभ्रक का मुख्य उत्पादक राज्य है? तो अभ्रक, देखिए बॉक्साइड पढ़ा हमने तीन, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, और अभ्रक के लिए जो मुख्य उत्पादक राज्य है वो है आपका झारखंड राज्य। ऑप्शन नंबर सी झारखंड राज्य यहां पर
अब्रक के लिए बिल्कुल सही आंसर है। पृथ्वी की पपड़ी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक है? तो पृथ्वी की पपड़ी में आप देखेंगे तो सबसे अधिक जो तत्व है यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन सबसे अधिक, जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार सिलिकॉन सबसे अधिक मौजूद है तत्व के रूप में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में काली मिट्टी किस श्रेणी में रखी जाती है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, अब ये वाला क्वेश्चन भी घुमा के पूछा है, आप याद रखना यहाँ पर आपको सिलिकॉन, क्रोमियम, एल्यूमिनियम और क्लोरीन दिए हैं, इसलिए आपका सिलिकॉन सही आंसर है। लेकिन ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन आपको ऑप्शन में नहीं दिया तो फिर सिलिकॉन पाया जाता है। तो याद रखना, यदि ऑक्सीजन आंसर में होगा तो ऑक्सीजन आएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन नहीं है इसलिए सिलिकॉन आएगा। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है पृथ्वी की पपड़ी में। अगला क्वेश्चन था कि भारत में काली मिट्टी किस श्रेणी में रखी जाती है? बताओ काली मिट्टी को इनमें से किस श्रेणी में रखा गया है? तो काली मिट्टी जो है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्या राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका काली मिट्टी को चेरनोजेम श्रेणी में रखा गया। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, चेरनोजेम श्रेणी में काली मिट्टी को रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी किस तिथि को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है? इनमें से किस तिथि को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होगी? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे अधिक होगी। ऑप्शन नंबर ए, 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे अधिक होगी, राइट आंसर है। टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? टुंड्रा प्रदेश के जो निवासी हैं उनका जो मुख्य धंधा है वो है आपका शिकार। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, शिकार यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा। भूमि का वह जलमग्न हिस्सा जो महाद्वीप के समीपस्थ हो और 600 फीट से ज्यादा गहरा नहीं हो, क्या कहलाएगा? तो भूमि का वह जलमग्न हिस्सा, पानी से घिरा हुआ हिस्सा जो बिल्कुल महाद्वीप के आसपास हो, 600 फीट से ज्यादा गहरा ना हो, ऐसा हिस्सा जो होता है इसको हम कहते हैं महाद्वीपीय शेल्फ। ऑप्शन नंबर ए, महाद्वीपीय शेल्फ प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो याद रखो, अमरकंटक की पहाड़ियों में से जो है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, नर्मदा नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, नर्मदा नदी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल पांडा निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पशु है? तो जो लाल पांडा है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम का एक राजकीय पशु है लाल पांडा। ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम का राजकीय पशु है लाल पांडा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर मिलती है? तो समुद्र में जाकर मिलती है आपकी लूनी नदी। ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी समुद्र में जाकर मिलती है। निम्नलिखित में से किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप पर, और बैरन ज्वालामुखी उसका नाम भी। ऑप्शन नंबर भी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, बैरन आइलैंड पर है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है बिहार में। ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य में राइट आंसर है। मेघालय की किन पहाड़ियों पर मासिम राम स्थित है? तो मेघालय की खासी पहाड़ियों पर मासिम राम स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, खासी पहाड़ियां राइट आंसर है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI का मुख्यालय कहां पर है, किस शहर में है? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है यह आपका है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता राइट आंसर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 ये आपका इनमें से ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। जलमार्ग, माफ कीजिएगा, राजमार्ग बोल रहा हूं। राष्ट्रीय जलमार्ग, नेशनल जो है आपका वाटरवे जलमार्ग है नंबर 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी। भागीरथी निम्नलिखित में से किस नदी का प्रमुख स्रोत है? तो भागीरथी आपका गंगा का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। डैश को खादर कहते हैं? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, नई जलोढ़ मिट्टी राइट आंसर है। लावणी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो लावणी ये आपका महाराष्ट्र राज्य का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। मध्य प्रदेश के बालाघाट खान में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे। मध्य प्रदेश में बालाघाट में खान है, किस तत्व की खान है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है।
हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर देना। किस किस ने पूरा वीडियो देखा हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जैसा कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपके लिए हमने जीके की पीडीएफ तैयार की है। इस जीके की पीडीएफ में आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, विविध लगभग हर जीके जीएस का पोर्शन कवर रहेगा। और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत सारे फंसेंगे। ये क्वेश्चन टोटल हमने जो निकाले हैं, टोटल 15,000 क्वेश्चन निकाले। मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन 15,002, 15,001, पूरे क्वेश्चन 15,000 आपको वन लाइनर के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। इसकी पीडीएफ 900 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं इसलिए केवल और केवल आपको ये जो पीडीएफ मिलेगी ये 100 रुपए में मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए अभी ले लो, 1-2 दिन तक का ऑफर है, उसके बाद फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। 100 रुपए में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके उस पर व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, चाहे कॉल कर लीजिए। कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सएप कर लेना, पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे देना। आपको ये 15,000 एक साथ पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि आपने ये रट लिए, लगा लिए, तो भारत का कोई भी एग्जाम है जहां जीके आता है, आपका जो है 100% क्वेश्चन कई इसमें से फंसने वाले हैं। 15,000 क्वेश्चन कम नहीं होते। जरूर ले लेना, ऑफर लिमिटेड समय के लिए है।